बट तो एक बार आप मोनोपोली एंड इलास्टिसिटी को एक बार डिफाइन कर देंगे फिर से। कहाँ पर है ये? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है? इट कैन बी सेड दैट मोनोपोलिस्ट ऑलवेज ऑपरेट एट द इलास्टिक पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। इलास्टिक पोर्शन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक वर्ड सुनते हो पहले बात क्या मन में आता है? सर चेंज इन डिमांड बाय चेंजिंग। इलास्टिसिटी का मतलब होता है बेटा मूवमेंट। हाँ इलास्टिसिटी आपको यह बताता है, जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं अंकिता, अगर हम कोई मेरा प्राइस अगर 5% बढ़े तो डिमांड गिर जाना चाहिए। हाँ डिमांड अगर एग्जैक्टली 5% से गिरता है ना, हाँ उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी इक्वल टू 1। मेरा प्राइस 5% से बढ़ा, डिमांड भी 5% से ही गिर गया, ओके तो इसको बोलते हैं इक्वल टू 1। लेकिन मान लो अब मेरा प्राइस 5% से बढ़ा और डिमांड गिर गया 10%, 12% या 15% से, यानी मोर देन 5% से, हाँ तो इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। मेरा प्राइस 5% से बढ़ा और डिमांड वहीं का वहीं खड़ा रह गया, नो चेंज, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है? यस सर। मेरा प्राइस 5% से बढ़ा लेकिन डिमांड मेरा 2%, 3% या 4% गिरा, यानी लेस देन 5%, यस सर। इसको बोलते हैं इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ओके ठीक है? यस और सर। अगर मेरा प्राइस 5% से बढ़ा और डिमांड एकदम जीरो में चला गया, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो इलास्टिक इन इलास्टिक का मतलब है मूवमेंट। ठीक है? यस सर। मोनोपोलिस्ट कहां काम करेगा? जहां डिमांड इलास्टिक होगा। डिमांड इन इलास्टिक होगा, वहां पे मोनोपोली काम नहीं करेगा। तो यही बात लिखा है। इट कैन बी सेड दैट मोनोपोलिस्ट ऑलवेज ऑपरेट एट द इलास्टिक पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। देख लो, ये जो एमसी का कर्व बना है ना इस डायग्राम में, जी सर। ये आपका ई इक्वल टू 1 के बाद है, नीचे की तरफ। यस ठीक है? यस। तो ये आपको यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन, दस यू ऑलवेज वांट टू सेल द आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू विच द प्राइस क्लास ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, यानी ई ग्रेटर देन 1 है, वो वहां पे काम करना चाहेगा। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि अगर लेस इलास्टिक मार्केट है अंकिता, तो आपका तो बहुत ज्यादा सेल परचेज में चेंज ही नहीं आएगा। हाँ तो वहां पे आप अकेले राज करके भी क्या कमा लोगे? आप तो चाहोगे ऐसे एरिया में बिजनेस हो जहां बहुत ज्यादा डिमांड में अप डाउन रहे। ठीक है? यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा था अंकिता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्ड सुनते ही दिमाग में पहला बात क्या आता है? सर अकॉर्डिंग टू मतलब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया प्राइस जहाँ पे फ्लक्चुएट करता है। वापस बोलो, ठीक बोल रहे हो बट वापस बोलो एक बार। हाँ, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज व्हेन प्राइस फ्लक्चुएट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कैसे फ्लक्चुएट करेगा? फैक्टर्स। देखो, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस को लेकर भेदभाव। हाँ हम अंकिता को जानते हैं और हम पवित्र लोग को भी जानते हैं। ठीक है? हम अंकिता को कम फीस लिए, पवित्र लोग से ज्यादा फीस लिए। यह है ना प्राइस को लेकर भेदभाव। यस सर। आप अपने एरिया में एक छोटा मोटा दुकान इमेजिन करो, वो जिसको जानता है उसको डिस्काउंट भी दे देता है और अननोन पर्सन को कोई डिस्काउंट नहीं देता, है ना? यस सर। आप रेलवे को इमेजिन करो, अभी एक चीज बंद हुआ है रेलवे में कि सीनियर सिटीजन को टिकट का प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन पहले था।
जो 60 इयर्स के लेस वाला आदमी टिकट कटा रहा है उसको एक टिकट 500 का पड़ रहा है, लेकिन अगर 60 इयर्स से ज्यादा वाला आदमी का टिकट कटवा रहा है तो उसको एक टिकट का 430 420 पड़ रहा है। वो ना प्राइस को लेके भेदभाव। जी सर। यही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो पहला लाइन में लिखा भी है, वेयर अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट यूनिट ऑफ सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट मार्केट, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। जी सर। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके बुक में दिया है CESC लिमिटेड का, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन का। अगर अंकिता आपके यहाँ पे 100 से कम यूनिट आता है इलेक्ट्रिक बिल का तो आपको पर यूनिट रेट 6.9 है, लेकिन 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बिल आता है आपका अगर तो आपका पर यूनिट का रेट 7.2 है। हुआ ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। Yes, sir. तो यही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है? पहला बात तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ये बात। हर मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। जहां पे आपको ज्यादा कन्वीनियंट है वहीं पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। ठीक है। जी सर। प्रेजेंस ऑफ सब मार्केट, अगर सब मार्केट है तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, कंज्यूमर के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर पाओगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली के हिसाब से बोल रहे हैं कि नहीं, ये सारा मोनोपोली में बात हो रहा है। अच्छा, सारा मोनोपोली में बात हो रहा है। एक मोनोपोलिस्ट ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, क्योंकि अगर बेटा एक एरिया में अगर 4 दुकानें हैं यस सर। और आप मेरे से ज्यादा प्राइस लेते हो और दूसरे कस्टमर से कम, तो हम तो दूसरा दुकान में चला ही जाएगा, हम आपके पास क्यों आएगा? जी सर। है ना। आप मेरे भाई को टूथपेस्ट 50 रुपया में दिए और हम गया तो हमको 55 रुपीज लगाए, हम आपसे लेगा ही नहीं अगर दूसरा दुकान अवेलेबल है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो हम आपसे क्यों लेगा, दूसरा दुकान में चला जाएगा। यहाँ हम मजबूर है ना कि अंकिता के अलावा टूथपेस्ट कोई बेच ही नहीं रहे, हाँ। तो आई एम बाउंड टू गो टू अंकिता, भले अंकिता मेरे से 2 रुपये ज्यादा ले रही। ठीक है ना। जी सर। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन है, द मोनोपोलिस्ट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट प्राइस इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेलिंग। अगर आप आगे बेच पाओ उसको तो आपको वो कम प्राइस में कभी नहीं देगा, उसका मार्केट खराब हो जाएगा ना। जी सर। तो जहां पर रीसेलिंग पॉसिबल नहीं है वहीं पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। डिस्टेंस एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शन, दूसरा दुकान बहुत दूर है या फिर आपके एरिया में वो प्रोडक्ट और कोई बेच ही नहीं सकता, तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे, क्योंकि तभी तो आपका मोनोपोली रहेगा। हाँ सर। इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट बोल देता है कि तुम बिलो पॉवर्टी लाइन वालों से कम पैसा लो, उनको डिस्काउंट दो, है ना। जी सर। तो वहां पे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। और जहां गवर्नमेंट ही बोल दे नहीं इस प्रोडक्ट का यही प्राइस होगा सबके लिए, तब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। तो ये सब जनरली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट है। अगला एक पॉइंट है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट पिगोउ हैज क्लासिफाइड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 टाइप का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो बताया। नंबर 1 है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोलिस्ट हैज द स्ट्रेटेजी ऑफ डीलिंग इंडिविजुअली विद अ बायर एंड सेलिंग एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट एट अ कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस। वो डिपेंड ले रहा है कि बायर कितना पीस खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से वो प्राइस का भेदभाव कर रहे हैं। अंकिता मेरे पास आई और बोली नीरज सर हमको 2 पीस चाहिए, और पवित्रो मेरे पास आया बोला हमको 100 पीस चाहिए। हम क्या दोनों से सेम प्राइस चार्ज करेंगे बेटा? पर यूनिट जो रेट होगा। अगर अंकिता को हम बोलेंगे 1 पीस का दाम 10 रुपया है तो पवित्रो को तो हम बोलेंगे ना ठीक है तुमको 9.5 लगा देंगे। हाँ सर बिल्कुल।
तो यहाँ पर इसी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Here the monopolist fix more than two price to extract a significant portion of the consumer surplus. वो more than two price चार्ज करता है। जैसे CSC का रेट अलग अलग है आपका स्लैब रेट के हिसाब से। आप टैक्सेशन पढ़े हो ना बेटा? जी सर। टैक्स में स्लैब रेट पढ़े हो? हाँ। तो गवर्नमेंट बोलता है ना जो 2.5 लाख से कम कमाएगा उससे हम टैक्स ही नहीं लेंगे, और जो 2.5 लाख से 5 लाख कमाएगा उससे 5% लेंगे। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं सेकंड डिग्री। ठीक है। जी सर। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अ पर्टिकुलर कंज्यूमर विल पे अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर व्हाटएवर क्वांटिटी वांट टू परचेज, हाउएवर द प्राइस चार्ज टू अदर कंज्यूमर डिफर। आप यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से अलग अलग प्राइस ले रहे हो। मेरे को जानते हो, मेरे से ज्यादा प्राइस, कम प्राइस ले रहे हो। पवित्रों को नहीं जानते तो पवित्रों से ज्यादा प्राइस ले रहे हो। समझे? हाँ सर। इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। सर ब्लॉक प्राइसिंग क्या होता है? ब्लॉक प्राइसिंग वही होगा ना बेटा कि आप एक साथ, अगर हम पहला 10 पीस का दाम अगर कोई 10 पीस तक लेने आएगा जी सर, तो हम 9 रुपया पर पीस चार्ज करेंगे। लेकिन कोई अगर 10 से ज्यादा और 25 तक लेने आएगा तो हम 8.5 रुपया पर प्राइस चार्ज। ये जो आपका स्लैब रेट होता है, स्लैब, इसी को ब्लॉक कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है। जी सर। अब आता है कंडीशंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बोला कि क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल है, और अगर है तो कब है? बोलो। मैं बोलूं? हाँ, ट्राई करो, आइडिया लगाओ। क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है अगर मार्जिनल मतलब कॉस्ट से ज़्यादा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए तो प्रॉफिट तो ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे बोल दिया है पूरा कहानी का। एक बार हम ये फॉर्मूलाज पे नहीं जा रहे, फॉर्मूला हम आपको एक बता देंगे, खाली वही याद रखना है आपको। आप नीचे आओ और वो 3 नंबर पॉइंट के बाद देखो लिखा ना, दिस मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल। ओके। ये लोग इक्वेशन से जस्टिफाई किया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट नहीं है। बेटा एक चीज सोचो, आप तो मोनोपोलिस्ट हो ना इस चैप्टर में। जी सर। तो बेटा अगर आप मोनोपोलिस्ट हो तो आप अगर कम प्राइस नहीं भी लेते मेरे से तो भी हमको आप ही से खरीदना पड़ता है ना। तो लेकिन प्राइस तो कम करते हैं ताकि डिमांड ज्यादा। हाँ वो करते हैं, बट यहाँ पूछ रहे क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना सही है या प्रॉफिटेबल है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर जितना ज्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करोगे उतना आपका प्रॉफिट गिरेगा। हाँ। तो यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो ज्यादा प्रॉफिट कमाते। जी सर। वही बात ये लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या रखा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या डिमांड पे कोई इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है। आप एक चीज सोचो अंकिता, आप अगर अननोन पर्सन्स को डिस्काउंट नहीं दे रहे हो जी सर, तो ऑब्वियस सा बात है ना अंकिता, फिर वो कम परचेज करेगा, है ना। जी सर। लेकिन जिसको आप डिस्काउंट दे रहे हो वो ज्यादा परचेज करेगा। वो बहुत ज्यादा परचेज तो बढ़ाएगा नहीं बेटा, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करेगा। आप हमको एक चीज बताओ अंकिता, आपको अगर सीएससी ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पे डिस्काउंट देगा जी सर, तो आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंज्यूम करोगे, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या हुआ, आपको पैसा तो फिर भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जितना नीड है उतनी। हाँ क्योंकि आप, हम बोला अंकिता 100 पीस खरीद लो हम आपको 9 रुपया लगा देंगे, जबकि 10 पीस खरीदोगे तो पूरा 10 ही रुपया लगेगा। तो आप 10 × 10 100 रुपया पे कर रहे हो। जी सर। और अगर आप 9 रुपया में लेना चाहते हो तो आपको 100 पीस खरीदना पड़ेगा, तो 100 × 9 आप 900 रुपया दिए मेरे को। तो बेटा मिला आपको डिस्काउंट, लेकिन जेब से 900 रुपया भी तो गया। जी सर बिल्कुल। अब आपको जरूरत नहीं है तो आप जबरदस्ती डिस्काउंट पाने के लिए 900 रुपया थोड़ी खर्चा कर दोगे। नहीं नहीं। हम आपको बोला एक घड़ी खरीद रहे हो 1000 रुपया लगेगा एक घड़ी का,
3 घड़ी ले लो, 900 रुपया पर घड़ी लगा देंगे। तो आप ये तो सोचोगे ना अंकिता कि भैया मिलेगा डिस्काउंट 100 रुपया पर घड़ी, लेकिन फायदा क्या है, मेरे को 3 घड़ी काम क्या आएगा, और मेरी जेब से एक बार में 1000 की जगह 2700 रुपया जा रहा है, 1700 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, बिना रिक्वायरमेंट के डिस्काउंट खाली पाने के लिए आप 1700 एक्स्ट्रा थोड़ी ना खर्चा कर दोगे। नहीं सर। लेकिन यही जो एक कस्टमर आया मेरे पास, वो एक ही घड़ी लेना चाहता था और उससे हम 1200 रुपया चार्ज कर लिए, हो सकता है वो भी नहीं ले। हाँ। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिमांड पे नेगेटिव इफेक्ट करता है। जहां प्राइस को लेकर भेदभाव होता है वहां डिमांड हमेशा कम रहती है। बात क्लियर? जी सर। अब यहाँ पे समझाया, देखो ये सेम है, इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। जो ये क्वेश्चन हर चैप्टर में कॉमन है, अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सर द पॉइंट वेयर वो पॉइंट जहां पे क्वांटिटी और डिमांड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हाँ, और आपको इसमें निकालना क्या अल्टीमेटली, वो प्राइस और वो क्वांटिटी जहां पे सप्लायर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को। आप यहां सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, ठीक है ना? जी सर। कितना प्राइस और कितना क्वांटिटी सप्लायर बेचे कि वो सेटिस्फाइड हो, इसको निकालने का अपना दो हमेशा पॉइंट कॉमन क्या था, MR इक्वल टू MC एंड MR कट्स, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। हाँ। वही दो पॉइंट यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे सेकंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, केवल MR इक्वल टू MC। ठीक है जी सर। ये देखो यहाँ पे MR इक्वल टू MC का ही MR कट्स MC फ्रॉम बिलो वाला बात नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। ये सोशल कॉस्ट वर्ड सुनते ही क्या आता है दिमाग में? सोशल कॉस्ट। हाँ, सोशल कॉस्ट वर्ड सुनते ही हमेशा पहला वर्ड दिमाग में आना चाहिए अंकिता, वेलफेयर कॉस्ट। सोसाइटी का भलाई के लिए जो आप खर्चा करते हैं, ठीक है? जी सर। क्या मोनोपोली में सोशल कॉस्ट मैटर करता है? हाँ मैटर तो करेगा, क्योंकि खर्चा मतलब प्रोडक्ट तो जा रहा है, लेकिन खर्चा मतलब हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू जो अर्न हो रहा है वो कम होगा जरूर। मोनोपोली में सोशल कॉस्ट जनरली मोनोपोलिस्ट सोचता नहीं है। मोनोपोली जनरली सोसाइटी का बेनिफिट के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं अकेला है, तो वो कंज्यूमर का बेनिफिट हमेशा उठाने का कोशिश करता है। लेकिन अगर वो सोसाइटी के लिए खर्चा करता है तो मोनोपोलिस्ट का कॉस्ट को वो इंक्रीज कर देंगे, है ना? हाँ। तो यही बात यहाँ पे समझाया था, यही था इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें। जी सर। अब आया थ्योरीज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट किसको बोलते हैं? ऑलिगोपोली। यस, ऑलिगोपोली। या एक और है मोनोपोलिस्टिक। अपने 4 टाइप का मार्केट पढ़ते थे ना अंकिता, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक और ऑलिगोपोली का बात करना चाहता हूं। देखो, मोनोपोली भी एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली भी इम्परफेक्ट का पार्ट है। एक्चुअली में मार्केट को 2 कैटेगरी में बांटा अंकिता, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। ठीक, परफेक्ट के अंदर एक ही मार्केट रहा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब इम्परफेक्ट के अंदर बेटा 3 मार्केट के लिए ब्रेकअप किया, या यूं कहूं तो 4 मार्केट को ब्रेकअप किया। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली, ड्यूओपोली। ये ड्यूओपोली क्या होता है? जहां पे 2 बायर
दो सेलर और बहुत सारे बायर, ठीक है। मोनोपोली में सिंगल सेलर, मोनोपोली में सिंगल सेलर सिंगल बायर, और इसमें सिर्फ मेनी बायर्स ना। सुनो एक एक करके बता देते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी सेलर मेनी बायर सेलिंग एग्जैक्टली डिट्टो प्रोजेक्ट यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। मोनोपोली में बोलते हैं सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर बट सेलिंग हेट्रोजीनियस या प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। हेट्रोजीनियस नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। होमोजीनियस नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंट है। एप्पल आप भी बेच रहे हो, एप्पल हम भी बेच रहे हैं, बट आपका मेरा एप्पल का क्वालिटी में फर्क, ठीक है। यानी ये परफेक्ट कंपटीशन का भाई है। वहां भी लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर था परफेक्ट कंपटीशन में, यस सर। यहां भी लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर है मोनोपोलिस्टिक में, लेकिन वहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट था, यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, क्वालिटी साइज टेस्ट वाइज डिफरेंट होगा, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये है मोनोपोलिस्टिक। और ओलिगोपोली मार्केट है फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। ना यहाँ तो हम ना बोलेगा सिंगल सेलर, ना बोलेगा मेनी सेलर, हम बोलेगा फ्यू सेलर। ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ओलिगोपोली मार्केट का, आपका मोबाइल सिम मार्केट, सिम कंपनीज। यस सर। इंडिया में गिन के 3 या 4 है, अभी तो 3 ही है, एयरटेल जियो, सॉरी 4 है, एयरटेल जियो BSNL एंड आइडिया वोडाफोन, हाँ 4 कंपनीज है, यानी फ्यू सेलर, जी सर। लार्ज नंबर ऑफ बायर, है ना। हाँ सर। लेकिन यहां पर दूसरा फीचर क्या है इंपॉर्टेंट, इंटेंस कंपटीशन, आपस में जबरदस्त कंपटीशन, ठीक है। हाँ तो ये 4 मार्केट होता है। और डुओपोली हम बता देते हैं, डुओपोली का मतलब होता है 2 सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, डुओ मतलब 2, ठीक है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे पहला मार्केट पकड़ा ये लोग मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या बोला फीचर्स में, पहले डेफिनेशन में क्या बोला, ये पहला लाइन से पढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपनी रेफर टू अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मेनी सेलर आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट टू अ नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे कभी भी हेट्रोजीनियस वर्ड यूज मत करना, होमोजीनियस का ऑपोजिट मत लिखना, यहाँ बोलना प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्योंकि हेट्रोजीनियस का मतलब होता है एकदम अलग। यानी अगर आप एप्पल बेच रहे हो तो हम ऑरेंज बेच रहे हैं, है तो फ्रूट लेकिन एकदम अलग, तो ये हेट्रोजीनियस है। लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आप भी एप्पल बेच रहे हो, हम भी एप्पल बेच रहे हैं, लेकिन आपका एप्पल का क्वालिटी अलग है, मेरे क्वालिटी का साइज, मेरे एप्पल का क्वालिटी साइज अलग है, ठीक है। जी सर। तो अब देखो यहाँ पे पहला फीचर क्या बोला, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट सोल्ड बाय डिफरेंट फर्म इन द मार्केट आर नॉन होमोजीनियस in nature. The products sold by different firm in the market are deliberately different in order to create a separate identity to each seller's product. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है मालूम है, आपके मोड़ वाले बंगाली काकू का मिठाई का दुकान और हल्दीराम, पंचभोग या जो बड़ा बड़ा मिठाई का दुकान होता है, ब्रांड, हाँ सर। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। प्रोडक्ट उनका सेम ही है, बड़ा वाला दुकान भी संदेश और रसगुल्ला बेच रहे, हाँ, और ये आपके मोड़ वाला जो काकू का मिठाई का दुकान है वो भी वही बेच रहे हैं, हाँ। लेकिन दोनों का टेस्ट, साइज, क्वालिटी में डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल है सर। आप बड़ा वाला दुकान में जाइए, वहां का संदेश का साइज ही आपको अलग मिलेगा, दोनों का रेट अलग है, हाँ। एक 5 रुपया संदेश या 6 रुपया संदेश बेच रहे, 15 रुपया संदेश बेच रहे, है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है सर। दूसरा फैक्टर क्या बोला, प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे लेकिन पैसा को लेके लड़ाई नहीं है आपस में। बंगाली काकू को फर्क पड़ रहा है क्या
कि बड़ा वाला मिठाई का दुकान 15 रुपया संदेश बेचता है, उससे बंगाली काकू का सेल कम हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। अच्छा, बंगाली काकू 5 रुपया में संदेश बेच रहा है, इसका फर्क आपके वो बड़े वाले मिठाई की दुकान को पड़ रहा है क्या? नहीं। नहीं। यानी प्राइस को लेके आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर बोला सेलिंग कॉस्ट। यहां पर सेल करने के लिए कॉस्ट लगता है, मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है सर। आप ये बड़े बड़े मिठाई की दुकानों को देखते हो ना, एडवर्टाइज करते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग कॉस्ट भी है। ग्रुप इक्विलिब्रियम। द मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव मार्केटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रुप इक्विलिब्रियम। जनरली द फर्म सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट टुगेदर फॉर्म एन इंडस्ट्री। आप जब देखना, जो बड़े बड़े कंपनी जो होमोजीनियस जो प्रोडक्ट है जिनका, वो ओवरऑल एक इंडस्ट्री कहलाती है। हम आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं अगर इसका, आपकी सिम कंपनीज वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट ही तो बेच रही है। जी सर। तो आप बोलते हो ना इसको टेलीकॉम इंडस्ट्री। यस। लेकिन वो बंगाली काकू का मिठाई का दुकान और वो पंचभोग मिठाई का दुकान एक इंडस्ट्री कहलाता है क्या आपस में? नहीं सर। नहीं कहलाता। यानी यहाँ पे ग्रुप इक्विलिब्रियम बोल के कुछ नहीं है। नहीं। अगला टॉपिक बोला प्रेजेंस ऑफ प्री रिसीव्ड एंड प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। यहाँ का डिमांड कर्व कैसा होगा? गिरेगा तो सही, लेकिन गिरने का स्पीड उतना तेज नहीं होगा, फ्लैटर नहीं होगा, स्टीपर होगा। ठीक है ना? जी सर। क्योंकि मेनी सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर है, तो प्रोडक्ट का डिमांड उतना तेजी से गिरेगा या बढ़ेगा नहीं। तो इसका डिमांड कर्व ऐसा होगा, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व थोड़ा सा। ठीक है ना? हाँ सर। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। इस टाइप के बिजनेस में कोई भी घुस सकता है, कोई भी निकल के जा सकता है। हाँ, नॉर्मल ट्रेड लाइसेंस मिलने से ही तो आप खोल सकते हो एक दुकान। जी सर। एक्सेस कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में इस टाइप के बिजनेस का कैपेसिटी ज्यादा होता है, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। यहाँ पे आप एक बड़ा मिठाई का दुकान सोचो अंकिता, वो नया नया ब्रांड खुला है, ठीक है? जी सर। नया नया ब्रांड जब खुलता है तो शॉर्ट रन में वो चाहे जितना प्रोडक्शन करके बेच पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि लेबर फिक्स्ड है, मतलब लेबर वेरिएबल है बेटा। लेबर और रॉ मटेरियल ही वेरिएबल कर सकता है। लेबर एंड वो नया दुकान तुरंत खोल पाएगा क्या? नहीं, दुकान नहीं खोल पाएगा। नया नया मशीन तुरंत खरीद के ला पाएगा? और नहीं। हाँ। नया नया मशीन और खरीद के ला पाएगा तुरंत? नहीं सर। कैपिटल को बहुत ज्यादा बढ़ा पाएगा तुरंत? नहीं सर। नहीं। यानी कुछ जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनको चेंज नहीं कर पाएगा सर वो जल्दी जल्दी। नया जमीन खरीदना, नया दुकान खोलना, नया मशीन्स लाना तुरंत पॉसिबल नहीं है। नहीं है। हाँ, वो वेरिएबल फैक्टर को बदल के थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को अप डाउन कर पाएगा। हम अपने एक एग्जाम्पल देते हैं। आपका एक मिठाई का दुकान है, हम आया आपकी मिठाई की दुकान में, हम आपको बोला कितना रसगुल्ला रेडी है? आप बोले अभी 200 पीस मिल जाएगा तुरंत। हम बोला हमको तो और ज्यादा चाहिए। आप बोलोगे अच्छा ठीक है, 1 घंटा का टाइम दीजिए, हम लेबर को लगाते हैं, वो 100-200 पीस और बना देगा, है ना? हाँ सर। हम बोला हमको तो उससे भी ज्यादा चाहिए। बोला अच्छा ठीक है बैठिए, हम बगल वाला दुकान में पता करके आते। आप बोला आगे बगल वाला दुकान में भी 500 पीस मिल जाएगा। हम बोला हमको तो उससे भी बहुत ज्यादा पीस चाहिए, हमको तो 1 लाख रसगुल्ला चाहिए अगला 2 घंटा के अंदर। दे पाओगे? नहीं सर। नहीं दे पाओगे। यानी शॉर्ट रन में आप अपनी कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। यही हम आपको अगर 3 दिन का टाइम दें, हो जाएगा। पूरा ना हो पाए लेकिन थोड़ा और बढ़ा दोगे। हाँ। 1 लाख पीस न भी दे पाओ लेकिन 30-40 हजार पीस कर दोगे, है ना? और यही अगर हम आपको बोले 1 साल के बाद
आप बोलोगे ठीक है, नया मशीन ले आते हैं, नया दुकान खोल लेते हैं, नया फैक्ट्री खोल लेते हैं। अगर आप मान लो साबुन बनाते हो, है ना, तो लॉन्ग रन में आपका कैपेसिटी हमेशा हाई रहता है और लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय करोगी। ठीक है, ये यहाँ पे काम का बात था। देखो डायग्राम वही का वही है बेटा, एमआर को एमसी नीचे से काट रहा है और जहां पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस पॉइंट को बोल रहे ई इक्विलिब्रियम। यानी सर वो जो दो कंडीशन है वो हर जगह कॉमन है आपका, बिल्कुल। ये दो कंडीशन हमेशा याद रखना, हर मार्केट में वो कॉमन है। ठीक है, यस सर। और दूसरा बात अभी क्या बोले, लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक वाले क्या कमाते हैं, सुपर प्रॉफिट, सुपर लॉस की नॉर्मल प्रॉफिट। सर लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक वाले क्या कमाते हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की सुपर लॉस। सर लॉस एंड प्रॉफिट होता है, नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। हाँ सॉरी, लॉन्ग Loss रन में नहीं ना होता। आपको सुपर प्रॉफिट होगा ना आपको सुपर लॉस होगा। इसीलिए डायग्राम ठीक से गौर करो तो अगर आपका जो प्राइस का लाइन नॉर्मल है, लॉस तो हो सकता है। नहीं लॉन्ग रन में नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता। नॉर्मल लॉस बोल के बेटा कुछ होता ही नहीं है। नॉर्मल लॉस बोल के कोई वर्ड नहीं होता है अंकिता, वर्ड आपका तीन ही है, सुपर प्रॉफिट, सुपर लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में आप क्या कमाओगे, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट एकदम। और ये देखो इस डायग्राम से लोग ये बात समझाया भी आपको, ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, डॉटेड लाइन, हाँ ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, जी देखो आपका शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट है वो आपका इस डॉटेड लाइन को टच करते हुए जा रहा है ना, हाँ तो यानी सुपर ये नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन। अगर आपका प्राइस के लाइन के नीचे होता लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो क्या हो जाता, कॉस्ट कम, मार्केट में सेलिंग प्राइस हाई है, क्या होता आपको सुपर प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर ये लाइन यहां होता यानी आपका प्राइस के लाइन के लॉस ऊपर तो लॉस। लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें क्या बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी आपका कर्व हमेशा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस के लाइन को टच करता हुआ जाएगा और वही टच कर रहा है जहां पे आपका एवरेज रेवेन्यू प्राइस के लाइन को टच कर रहा है ना। जी सर। ये मेरा एआर का लाइन है, ये जो डाउनफॉल वाला लाइन है ये देखो यहाँ टच कर रहा है और यहीं पे ये कर्व भी टच कर रहा है, यानी आपका लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बात क्लियर है। जी सर। अब आता है कौन सा मार्केट, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली ये ग्रीक वर्ड है, ओलिगोस से लिया हुआ है जिसका मतलब है फ्यू और पॉलिस का मतलब है सेलर, तो फ्यू सेलर। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। बेस्ट एग्जांपल आपका कोल्ड ड्रिंक मार्केट, आपका सिम मार्केट देख लो, ये भी वही एग्जांपल दिया, कोको कोला, पेप्सी, यानी कोल्ड ड्रिंक मार्केट। आप अंगुलियों पर गिनो तो आपका कोल्ड ड्रिंक तो फ्यू कंपनीज है ना, एकदम नॉर्मल नाम पे हाथ से। हाँ हाँ एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। तो आप लोग देखो यहाँ पे एग्जांपल ये लोग कोल्ड ड्रिंक कंपनी का दिया और नीचे क्या एग्जांपल दिया देखो, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, यानी आपका सिम कंपनी। तो आपका कोल्ड ड्रिंक कंपनी, सिम कंपनी, आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हो ना कितनी कंपनीज है। जी सर। तो यानी फ्यू सेलर है, लेकिन इनके बायर तो आप जानते हो, लार्ज नंबर। और विथ इंटेंस कंपटीशन, इनमें जबरदस्त कंपटीशन भी है।
यस सर। हाँ, और यहीं पे देखो डुओपोली भी एक लाइन में समझा दिया। व्हेन देयर आर ओनली टू सेलर इन एन ओलिगोपोली मार्केट इट इज कॉल्ड एज डुओपोली। ये लोग एक ही लाइन में समझा दिया। मतलब डुओपोली ओलिगोपोली का ही पार्ट है, जहां पे दो से ज्यादा सेलर हो जाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है उसको ओलिगोपोली बोलते हैं, और जहां एग्जैक्टली दो सेलर हो जाए वो डुओपोली हो जाता है। तो देखो यहाँ इसका पहला फीचर क्या बोला, इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेलर। आप एक चीज गौर करना, ये यहाँ पे सेलर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जियो दाम बढ़ाता है, एयरटेल भी दाम बढ़ा देती है। जी सर। यानी आपस में लोग कनेक्टेड है। इनका प्रोडक्ट होमोजीनियस भी है और थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड भी है। देखा जाए तो सब एक ही तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इंटरनेट और कॉलिंग, हाँ सेम। लेकिन फिर भी डिफरेंट है आपका क्वालिटी वाइज एंड ऑल वाइज। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप देखते हो टीवी में कोल्ड ड्रिंक का और सिम का ऐड, हर दो ऐड के बाद एक ऐड आपका कोल्ड ड्रिंक का होगा, और हर दो ऐड के बाद एक ऐड आपका एयरटेल वोडाफोन या किसी सिम कंपनी का होगा, है ना। जी सर। तो ये लोग भयानक खर्चा करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के पीछे। अब आता है सबसे मजेदार लाइन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक डिमांड कर्व। यहां पर एग्जैक्टली कोई डिमांड कर्व बनी नहीं सकता। देखो जैसे यहां पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा गिरते गिरते अचानक तेजी से गिर गया, थोड़ा बढ़ते बढ़ते अचानक तेजी से बढ़ गया, मतलब कोई एग्जैक्टली डिमांड कर्व बन ही नहीं सकता। इसीलिए इसके डिमांड कर्व का नाम होता है किंग्ड शेप डिमांड कर्व, KINKED, किंग्ड शेप डिमांड कर्व। इसके डिमांड कर्व को यही नाम दे के रखा गया, ठीक है। जी सर। और वो रूल वही कॉमन है, MRMC रूल यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए कॉमन है। यहां पर प्रॉफिट किस बात पे डिपेंड करेगा अंकिता, ओलिगोपोली टाइप के मार्केट में? प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। एग्जैक्टली। नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम होगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पर वो चीज काम करेगा। ओलिगोपोली के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला बोला नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, मतलब ये ओलिगोपोली बिहेव्स इंडिपेंडेंटली इन स्पाइट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। देखो बेटा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं ये लोग प्राइस के मामले में, लेकिन फिर भी जहां पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी है जो अपने हिसाब से बिहेव करती है, भाड़ में गया कंपटीशन। जैसे अभी एयरटेल कुछ दिन पहले दाम बढ़ाया था, जब उसको पता था कि जियो दाम नहीं बढ़ाएगा, बट फिर भी एयरटेल अपना दाम बढ़ा दिया। जियो ने भी बढ़ाया बाद में, बहुत बाद में। एक बार पहले एयरटेल बिना जियो का देखे अपना दाम बढ़ा लिया था। उस टाइप के मार्केट को क्या बोलेंगे, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, ठीक है। यहां पे डिमांड कर्व नॉर्मल होगा, लेकिन जहां डिमांड, देखो इस दूसरे को क्या बोला, स्वीजी मॉडल या किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल बोले थे ना आपको नाम। तो देखो यहां डायग्राम कैसा बन जा रहा है, कोई एग्जैक्टली डिमांड कर्व बनी नहीं पा रहा। जनरली आप बोल सकते हो ऐसा डिमांड कर्व होगा, गिर रहा है तेजी से गिर गया। तो ये जो अचानक गिरा इसको बोलते हैं किंग शेप। किंग शेप का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉपर डिमांड कर्व है ही नहीं। यही है इसका, ये देखो दिया ना, ये डिमांड कर्व आ रहा था नीचे नीचे और अचानक तेजी से गिर गया। तो यहां पर कोई भी सेट डिमांड कर्व नहीं है। यही है इस चैप्टर में, और यहाँ पे कुछ बताने लायक नहीं है। हाँ, एक दिया कोलिजिव ओलिगोपोली। नॉन कोलिजिव मतलब क्या था अंकिता, कि प्राइस को लेके एक दूसरे पे डिपेंडेंट। हाँ, लेकिन कोलिजिव में क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट है, मतलब हाँ राइवल के ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली ये कब होता है बताएं, राइवल दाम बढ़ाए तो हम नहीं भी बढ़ाया, लेकिन राइवल दाम गिराएगा तो हमको तो दाम गिराना ही पड़ेगा। है ना। हाँ सर, वरना डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। अरे भयानक वाला शिफ्ट हो जाएगा। हाँ। और जब से ये पोर्टेबिलिटी वाला कहानी आया तब से तो और भयानक।
आखिरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है, आप सुने हो ये वर्ड पहले? नो सर। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुपिज्म बना लेना। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं अंकिता, मान लो इस एरिया में 4 शॉप है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, आपस में वो लोग टीम में बना लिए कि देख भाई हम भी दाम नहीं गिराएगा, तुम भी दाम नहीं गिराएगा, ग्रुपिज्म कर लिए। इंडिया में कार्टेलिज्म अलाउड नहीं है। जैसे देखो यहां पे कितना बढ़िया कार्टेल का एग्जांपल दिया है। ओपेक का नाम सुने हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज। ये वो कंट्रीज है बेटा जो पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करती है। ये लोग आपस में ग्रुप बना लिया, अब कोई भी दाम गिराएगा सब दाम गिराएंगे, कोई भी दाम बढ़ाएगा सब दाम बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं कार्टेलिज्म। सिंडिकेट बोल के एक वर्ड होता है, ग्रुप बना लेना। तो कार्टेलिज्म अच्छा भी है बुरा भी है। जहां पे कार्टेलिज्म मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बनाया जाए वहां कार्टेलिज्म बुरा है, और जहां पे कार्टेलिज्म नॉर्मल सिचुएशन में बने वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें और कुछ बताने को है नहीं, बस खत्म, यही है। ठीक है, जी सर। इसको आप एक बार